अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, कल हमने देखा था ट्रांसपोर्ट होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, फाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपरेशन जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा पानी किसी पौधे को लगा दिया जाए तो जो पानी बुखारात की बन के उड़ जाता है, उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि क्या क्या फ़वाइद होते हैं ट्रांसपीरेशन के और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होती है। ये सब देखने से पहले हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मोस्ट प्लांट कीप द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो दिन को अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और रात को क्लोज कर देते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टोमेटा ने क्या करना होता है, ट्रांसपीरेशन करवानी होती है वाया गार्ड सेल। इनके पानी जो एक्सेस में वाटर है उसकी एवेपोरेशन क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। तो ट्रांसपायरेशन होती किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। 2 गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा के हैं वो जुड़े होते हैं, अटैच टू द ईच एंड अदर at their ends. The inner concave side of guard cells that close the stomata are thicker than the outer convex ends. अंदर क्या होती है, मुड़ी हुई सतह होती है। जैसे आपको ये स्टोमेटा नज़र आ रहा है, अंदर से मुड़ी हुई जगह होती है जो कनकेव लेंस की टाइप की होती है और बाहर कन्वेक्स होती हैं। जब ये दोनों स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, मीन गार्ड सेल्स बेसिकली बंद होते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। व्हेन गार्ड सेल्स गेट वाटर, जब गार्ड सेल्स को पानी मिलता है तो वो फूल जाते हैं। उनकी शेप ऐसी हो जाती है जैसे लोबिया होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा एंड स्टोमा बिटवीन देम, और स्टोमा जिनके बीच में स्टोमेटा है बेसिकली वो ओपन हो जाता है। व्हेन गार्ड सेल, लेकिन जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो वो सुकड़ जाते हैं। फ्लैसिड मीन सुकड़ जाना, श्रिंक कर जाना। तो जो उनकी इनर साइड्स हैं वो सुकड़ जाती हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के। कुछ पौधों के स्टोमेटा दिन को ओपन होते हैं और कुछ के क्लोज होते हैं। और जिनके ओपन होते हैं, के क्लोज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? गार्ड सेल्स की वजह से। ठीक है, जब गार्ड सेल्स में एक्सेस में वाटर मौजूद होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, मीन के ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें से एवेपोरेट हो सके। लेकिन जब पौधे में पानी कम होता है तो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स को वाटर उस तरीके से नहीं मिल सकता, तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दिन को तो पौधों को वाफिर मकदार में पानी मिल जाता है तो ट्रांसपीरेशन भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पानी वाफिर मकदार में नहीं मिलता तो ट्रांसपीरेशन भी उतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त प्लांट के पास उतना ही पानी मौजूद होता है जितना वो यूटिलाइज कर सके। अब वाटर की वैसे भी नेसेसिटी है कि वो सॉरी प्लांट को वैसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली एक लीव का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आपको एक अपर एपिडर्मिस नज़र आ रहा है, मेसोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ फिर वाटर ऊपर से लीव के पानी लीव के अंदर आता है, मेसोफिल सेल में फिर वाटर वेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं। लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल, स्टोमेटा एंड जाइलम जो वाटर की कंडक्शन बेसिकली करवा रहा होता है। अब देखिए तो इन चैप्टर 4 वी हैव स्टडीड एट द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मीन के ग्लूकोज। गार्ड सेल में जो कंसनट्रेशन होती है सोल्यूट की वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रिसेंट स्टडीज ने क्या रिवील किया है कि लाइट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन्स, कि पोटेशियम और सोडियम आयन्स भी हमने देखे थे। पोटेशियम आयन की वजह से भी स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर फ्लोज दिस आयन एंड इंटर गार्ड सेल। वाटर जो है वो इन पानी के साथ साथ आयन्स मूव करते हैं इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो इनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा इंक्रीज। टर्जिड मीन फूल जाना। ठीक है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है गार्ड सेल्स जो है वो ग्लूकोज बनाते जाते हैं, तो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता ही क्या है, जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है तो पानी अंदर ही रह जाता है प्लांट के लीव के, वो ट्रांसपायर नहीं होता। लेकिन दिन के एंड में जब पोटेशियम आयन फ्लो करते हैं वापस गार्ड सेल की तरफ, तो फिर क्या होता है, एपिडर ग्लूकोज की जो है कंसनट्रेशन वो कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वाटर मूव कर जाता है एपिडर्मल सेल्स से गार्ड सेल्स में, जिस वजह से टर्जिडिटी कम हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बेसिक आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था यहाँ पे कि कब स्टोमेटा ओपन होते हैं और कब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। पोटेशियम आयन्स कब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कब उसकी कंसनट्रेशन को
डिक्रीज़ करते हैं। अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दिन को तो सूरज की रोशनी पड़ती रहती है तो ग्लूकोज बनता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते रहते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती जाती है तो ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन रात को सनलाइट नहीं होती, जब सनलाइट नहीं होती रात को, तो इस केस में क्या होता है कि फिर उस तरीके से ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं हो सकती, और जब ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं होगी तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि स्टोमेटा भी जो है वो क्लोज हो जाएंगे और वाटर की ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसपिरेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। ट्रांसपिरेशन इज़ कॉल्ड अ नेसेसरी ईवल, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी बुराई है। मतलब क्या आ जाता है इसका, इट मीन्स द ट्रांसपिरेशन इज़ पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इफ़ अनअवॉइडेबल टू, ये एक बहुत नुकसानदेह अमल होता है पौधों के लिए, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। ट्रांसपिरेशन जो है वो नुकसानदेह हो सकता है इस केस में ड्यूरिंग द कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा कहत पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो पौधा क्या होता है, बिल्कुल मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है अगर ट्रांसपिरेशन साथ साथ होती रहे तो। लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसपिरेशन ज़रूरी भी है। ये तो आपको नुकसान बताया गया ना कि अगर ट्रांसपिरेशन होगी तो पौधे को नुकसान होगा, पौधा मुरझा जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन होना क्यों ज़रूरी है, ये पुल बनाता है एक ताकत, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, जो बेसिकली वाटर और सॉल्ट की कंडक्शन करवाता है ज़मीन से ऊपर। अब हम ज़मीन में पानी देते हैं, अगर ऊपर देंगे भी तो वो पानी पौधों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा सकता ना। ज़मीन में हम पाइप छोड़ देते हैं अपना, वो पानी जो है वो जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो ऊपर चला जाता है। अब कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए उसको खींचने के लिए, तो वो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ठीक है। जब वाटर ट्रांसपायर करता है पौधे की सरफेस से तो वो एक ठंडा सा इफेक्ट छोड़ जाता है उसकी बॉडी के ऊपर। जैसे हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और फिर जब हम फ़ौरन पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो हमारी बॉडी जब पसीना जैसे जैसे खुश्क होना शुरू हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होना शुरू हो जाती है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट्स, मोर एवर द वेट सरफेस ऑफ लीव सेल अलाउ गैसियस एक्सचेंज। तो ये हमारे पास सारे की सारी क्या आ जाती है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के, इसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। नुकसान भी आपने देखा और फ़ायदा भी आपने देखा। नुकसान ये कि डेसिकेशन, ड्राउट की कंडीशन में ये पौधे का ख़त्मा हो सकता है, पौधा मुरझा सकता है, मर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं, और दूसरे केस में अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तब भी पौधे के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वाटर की अपटेक नहीं होगी हायर पार्ट्स तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम का काम। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है, बाय विच वाटर इज रेज टू कंसिडरेबल हाइट इन प्लांट हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स इन बॉटनी। बॉटनी मीन स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसा अमल भी होता है जो पानी को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है, और उस रिसर्च को हमने नाम क्या दिया है, कोहेशन टेंशन थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या होती है, इस थ्योरी के मुताबिक फोर्स, एक ताकत होती है जो कि पानी को खींचती है ऊपर की तरफ, ठीक है। जाइलम इन ट्रांसपिरेशनल पुल, एक ताकत जो कि पानी को खींचती है जाइलम के जरिए ऊपर वाली सतह पे, उस ताकत को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करता है, एक प्रेशर, एक दबाव डालता है दैट जो पानी को खींचता है और नमकियात को जड़ों से ऊपर की तरफ। व्हेन अ लीफ ट्रांसपायर्स, अब जब एक पत्ते में से पानी बुखारात बन के उठ जाता है, द वाटर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स मेसोफिल सेल, तो क्या होता है, मेसोफिल सेल के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो ड्रॉप, ये पानी की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है, वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस। तो उसमें क्या होता है कि वाटर ऑस्मोसिस के जरिए जाइलम से आ जाता है लीव के अंदर, और फिर वहाँ से मेसोफिल सेल में। ऑस्मोसिस मीन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। अब इसमें हायर टू लोअर का मतलब क्या है कि अब नीचे पानी बहुत ज़्यादा है जड़ों में, ऊपर पानी सेल में ख़त्म हो गया। तो जब सेल में पानी ख़त्म होता है तो ये प्रेशर ट्रांसपिरेशनल पुल बेसिकली नीचे से पानी को खींच के उस सेल को दे देता है। और जब वन वाटर मालिक्यूल मूव अप इन द जाइलम ऑफ द लीफ, जब एक भी पानी का मालिक्यूल ऊपर की तरफ आ जाता है तो वो एक ताकत क्रिएट कर देता है, जड़ तक वो एक चेन बना के आता है, ताकि पीछे बारी बारी इतने मालिक्यूल्स आ सकें कि वो इस लीव की नेसेसिटी को पूरा
कर सकें। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बताया गया है कि एक ऐसी ताकत जो पानी को ज़मीन से ऊपर वाली सतह पे खींच के लाती है, उस ताकत को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। उस ट्रांसपिरेशनल पुल के अंदर क्या होता है कि जब एक सेल के अंदर पानी की कमी हो जाती है, मेसोफिल सेल श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि पानी नीचे से जड़ से ऊपर आना शुरू हो जाता है। ट्रांसपिरेशनल पुल के रिजल्ट में ट्रांसपिरेशनल पुल उसको खींचती है और उसको ऊपर लेकर आती है। पानी का पहले एक मॉलिक्यूल जब आता है तो वो एक चेन बना देता है रूट तक, और फिर रूट से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर आते जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं, जो कि जाइलम के लिए है, जो पानी की अपटेक करवाती है। इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, सारी बात है, ताकत तो लगेगी जब हम एक चीज़ को नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सारे का सारा फिनोमेना जो आपको बताया गया है वो किस चीज़ का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो पुलिंग फोर्स है, ये ट्रांसपायरेशनल पुल है, ताकत है जो खींचने वाली, वो द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। जब पानी ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर की वजह से जो एक ताकत बनती है हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल। जैसे कि पीछे आपको डेफिनेशन बताई गई है, ये जो पुलिंग फोर्स है ये किस वजह से बनती है, ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, पानी के बुखारात बन के उड़ जाने के अमल की वजह से जो ताकत बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल। ये क्या करती है, इट आल्सो कॉज वाटर टू मूव ट्रांसवर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वाटर को जड़ों से एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल तक लेकर आता है। ये कुछ रीजन हैं जो ट्रांसपायरेशनल पुल क्यों बनती है। वाटर इज हेल्ड इन ट्यूब वैलम दैट है स्मॉल डायमीटर। सबसे पहली बात तो ये कि वैलम टिश्यूज मौजूद होते हैं जड़ के अंदर जिनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, उसके अंदर पानी के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं मौजूद होते कि वो उसको खींच सकें ऊपर की तरफ। तो ट्रांसपायरेशनल पुल उस सारे पानी को ऊपर की तरफ खींच कर ले आती है। वाटर मॉलिक्यूल एडेयर टू द वॉल्स ऑफ वैलम ट्यूब। दूसरा क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल धंस जाते हैं, वैलम ट्यूब के अंदर धंस जाते हैं, वो खींच लेता है उनको अपने अंदर, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है कि पानी का ऊपर की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर मॉलिक्यूल को है टू ईच अदर, एक दूसरा क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बिल्कुल। जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उसको तोड़ के वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर मूव करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ये जो अट्रैक्शन होती है ये मेक एन ओवरऑल टेंशन अमंग वाटर मॉलिक्यूल बीच में एक टेंशन क्रिएट कर देती हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कॉलम्स बनाती है वाटर की, और जो कॉलम है वाटर का वो रूट से शूट की तरफ और फिर बाकी सारे पार्ट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिक आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन समझाने का मकसद था कि कैसे किस तरीके से ट्रांसपायरेशन होती है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की फ्रॉम लोअर एरिया टू हायर एरिया। तो ये आपके पास क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि यूनिट नंबर 9 जो हम पढ़ ही रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में देखा। इसके बाद हम फूड और ब्लड किस तरीके से मूव करता है, फूड किस तरीके से मूव करती है, ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होती है तो किस तरीके से होती है, ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह जो है हम कल के और परसों जो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझें, पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या बताया गया है। थैंक यू सो मच।